Hello students, today we are going to start the new chapter, that is tissue. First chapter we have already learned, that is cell. हमने पहला chapter already पढ़ा हुआ है cell. Now we are going to learn about the tissue. See, it's a structure of tissue. Let's start the chapter, that what is tissue. And topics we are going to discuss in this lecture are introduction about tissue, that what is tissue. Next is plant tissue. There are two types of tissues in plant and animal. Both the tissues are present. So in this lecture we are going to learn about the plant tissue. And in plant tissue there are two types of tissue, that is meristematic tissue and permanent tissue. So in this lecture we are going to learn about the meristematic tissue. In next lecture I am going to explain you about the permanent tissue. So let's start to know about the tissue. So what is tissue? Tissue किसे कहते हैं? See, it's we have learned in the previous chapter that this single structure is known as cell, and the combinations of cell is known as tissue of the same structure or the dissimilar structure. Means sometimes they have similar structure, but it's not definite that every time the cells organized tissue they have the similar structure. They have dissimilar structure also, बस their origin are same. ज़रूरी नहीं है कि उनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, लेकिन उनका ओरिजिन जो है जहाँ से वो बने हैं वो सेम होना चाहिए, उनका फंक्शन सेम होता है. ओके, सी आपको दिख रहा है ऐसे एक सेल हमने पढ़ा था, ऐसे सिंगल से स्ट्रक्चर था, ऐसे बहुत सारे सेल एक जुड़ के कॉम्पैक्ट से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दैट इज नोन एज टिश्यू. लेट्स सी व्हाट इज टिश्यू. A group of cells that are similar or dissimilar structure. I have told you कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि structure means दिखने में वो एक जैसे ही हो. Have a common origin, but उनका origin एक सा होना चाहिए. And usually perform a common function is called tissue. और normally सारे cells मिल करके एक ही function करते हैं, ठीक है, एक ही काम करते हैं. Means अगर stomach का में जो tissues है उनके सारे सेल का मे बी देयर स्ट्रक्चर और नॉट सेम बट देयर फंक्शन आर सेम, लेकिन वो सब मिलके क्या करेंगे, जितने भी सेल्स हैं जितने भी टिश्यू है स्टमक के वो एक ही काम करते हैं, दैट इज डाइजेशन. जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में टिश्यू है, सेल्स हैं, मीन्स जब सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं. तो जितने किडनी के हैं वो सभी क्या करेंगे, वो वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने का काम करेंगे. तो एक ऑर्गन के सभी टिश्यू जो है वो एक ही काम करते हैं. ओके, सो अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. इम्पॉर्टेंस ऑफ टिश्यू. टिश्यू का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, आखिर क्यों हम टिश्यू पढ़ रहे हैं. वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल हैज डिक्रीज. अगर कोई काम एक आदमी कर रहा है, एक दीवार बनानी है और कोई एक करेगा तो वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा, और बहुत सारे मजदूर एक साथ मिलके करते हैं तो वर्कलोड कम हो जाता है. सो सिमिलरली व्हेन द सेल्स कंबाइन एंड दे फॉर्म द टिश्यू, देयर वर्कलोड, द इंडिविजुअल वर्कलोड इज डिक्रीज्ड. किसी एक पे काम का भार नहीं पड़ता, सब मिलके करते हैं. टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम. जैसे सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं, वैसे ही किसी ऑर्गन के सेल्स, जब सेल्स टिश्यू जुड़ जाते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं. फिर एक ऑर्गन बनता है, दूसरा ऑर्गन बनता है, ऐसे पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड देन द बॉडी इज फॉर्म्ड. फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज ब्रॉट अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में जब एक तरह के टिश्यू जुड़ जाते हैं तो वो डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है. मीन्स कि अगर ऑर्गन जहाँ मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दे हैव ओनली वन सेल, उनके पास सिर्फ एक सेल है, सारे फंक्शन उसी में होते हैं. फिर धीमे धीमे इवोल्यूशन हुआ, जो इसके बाद के ऑर्गेनिज्म बने वो डायरेक्टली वेल डेवलप्ड नहीं बने, सिर्फ उनमें टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गन्स नहीं. तो जो टिश्यू थे वो एक तरह के टिश्यू अपना वर्क डिवीजन उसमें था कि कुछ टिश्यू जो एक जैसे हैं वो एक जैसा काम करेंगे, जिनका ओरिजिन दूसरी जगह से हुआ है वो दूसरा काम करेंगे. सो दे आर अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर. काम का डिवीजन होता है कि कौन सा काम कौन सा टिश्यू करेगा. मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हैव हायर सर्वाइवल ड्यू टू इम्प्रूव्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन and higher efficiency of function.
मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, लाइक वी आर ऑल्सो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, इसीलिए हम इजीली सर्वाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर एक का अलग काम होता है। स्टमक खाना पकाने का, पचाने का काम करता है, लंग्स सांस लेने का काम करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी से वेस्ट एक्सक्रीट आउट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो हर एक काम को करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन है, इसीलिए काम की इफिशियंसी मतलब अच्छे से होता भी है। कोई एक ही आदमी सारा काम करेगा तो काम क्या होगा? स्लो होगा, अच्छे से नहीं होगा। और हर एक काम के लिए अलग अलग आदमी होगा तो काम इजीली हो जाएगा। ऐसे ही टिश्यू भी है और ऐसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो काम की इफिशियंसी होती है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। हम इस चैप्टर में प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल दोनों के बारे में। सो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू, टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन इज टूवर्ड स्टेशनरी और फिक्स्ड हैबिट। जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्टेशनरी मीन्स वो मूव नहीं करते हैं, फिक्स्ड होते हैं। एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टूवर्ड्स एक्टिव लोकोमोशन। टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है कि वो एक्टिव लोकोमोशन में, लोकोमोशन मीन्स क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो एक्टिव लोकोमोशन में पार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू आर डेड एंड सपोर्टिव। मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डेड होते हैं, लिविंग नहीं होते हैं, बट सपोर्टिव होते हैं। प्लांट को खड़े रहने में, फर्मली खड़े रहने में या फंक्शन करने में उनका सपोर्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू आर लिविंग, लेकिन जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो लिविंग होते हैं। द ग्रोथ इन प्लांट टेक्स प्लेस इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट्स में ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक रीजन में होता है। अभी आगे पढ़ाएंगे आपको कि प्लांट ऊपर की ओर ग्रो करते हैं तो ऊपर की ओर होता है, उनकी चौड़ाई बढ़ती है, चौड़ाई की ओर होता है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं। बट ग्रोथ इन एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो पूरी बॉडी में होता है। द ग्रोथ इन एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन जो एनिमल्स में ग्रोथ होता है वो पूरी बॉडी में होता है, क्योंकि हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन का ग्रोथ हर जगह से ग्रोथ होता है, तो उनकी बॉडी में पूरी बॉडी पार्ट में ग्रोथ होता है। नेक्स्ट इज प्लांट टिश्यू। अब हम प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइडिंग कैपेसिटी। उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के ओरिजिन के बेसिस पे भी हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द डिवाइडिंग कैपेसिटी की, कहाँ कहाँ से वो डिवाइड करके ग्रो करते हैं। उस बेसिस पे प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोइंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स जो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं, जो हमेशा ग्रो करके प्लांट्स में डेवलपमेंट करते हैं, दीज आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू। जब ये ग्रोइंग टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करते करते एक लेवल आता है जब उनका ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है, अब उनमें डिवीजन होकर के और ग्रोथ नहीं हो सकता है, देन दे कन्वर्ट इनटू द परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जैसे हर एक का डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है कि ह्यूमन में ऐसा नहीं है कि कोई 4 फीट का है, कोई 20 फीट का हो जाता है। ठीक है ना, एक लेवल है कि 6, 6.5 इतने ही ग्रोथ होगा। ऐसे प्लांट्स के भी जो टिश्यूज हैं उनका एक मैक्सिमम ग्रोथ है। तो आफ्टर गेटिंग देयर मैक्सिमम ग्रोथ, आफ्टर अटेनिंग देयर टारगेट, दे कन्वर्ट इनटू द परमानेंट टिश्यू। जब उन्हें पूरी तरह से ग्रोथ हो जाता है, then these meristematic tissues convert into the permanent tissue. Next is meristematic tissue. These are living tissue which are composed of immature cells that are capable of division throughout life. ये लिविंग टिश्यू होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते हैं, मतलब संख्या में बढ़ते हैं। विच आर कम्पोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल, जो मेच्योर सेल से मिलकर नहीं बने होते, इमेच्योर होते हैं, इसीलिए उनमें हमेशा डिवीजन होता है पूरी लाइफ और वो ग्रोथ करते हैं। दीज टिश्यू आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ पार्ट, जहाँ पे ग्रोथ होता है। एपिकल ग्रोथ मीन्स ऊपर की ओर ग्रोथ करते हैं, प्लांट साइड में भी ग्रोथ करते हैं, उनकी चौड़ाई बढ़ती है। एंड प्लांट ऑल्सो ग्रो डाउनवर्ड्स, क्यों? क्योंकि रूट्स में भी ग्रोथ होता है। तो इन सारी जगहों पे ये टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड सेल्स हैव थिन सेल वॉल, और जितने सेल्स इन टिश्यू में पाए जाते हैं उनके चारों ओर एक पतली लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। नेक्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेल कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके सेल्स में साइटोप्लाज्म पाया जाता है विच आर वेरी डेंस, बहुत घना होता है, बहुत ज़्यादा होता है।
and do not have vacuoles. आपने पढ़ा था in the cell the cytoplasm, vacuoles, these are the cell organelles. तो cytoplasm तो बहुत dense पाए जाते हैं, but vacuoles means रिक्तिकाएं बिल्कुल भी नहीं पाई जाती हैं. सेल कंटेन प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस, और सेल में एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है. यू नो दैट न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल. एंड सेल आर मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव. सेल्स मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होते हैं, मीन्स लगातार डिवाइड होते रहते हैं. सो स्टोर फूड इज एब्सेंट, तो उनमें फूड का स्टोरेज नहीं होता है. एंड दे ऑल्सो डिडंट हैव द वैक्यूल. अभी बताया कि उनके पास वैक्यूल्स नहीं है. तो जब वैक्यूल्स में ही फूड स्टोर होते हैं और वो हाईली मेटाबॉलिक होते हैं, लगातार डिवाइड करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, इसीलिए फूड का स्टोरेज नहीं होता है. Cell are compactly arranged because they do not have irregular spaces. Compactly means they are densely arranged. बहुत compact होते हैं, पास closely arranged होते हैं. So they do not have intercellular space. इसीलिए उनके बीच में किसी भी तरह की जगह नहीं पाई जाती. Intercellular space means सेल के अंदर जो स्पेस होता है वो नहीं पाई जाती. सारे सेल आपस में बहुत ही closely attached होते हैं. Classification of meristematic tissue. On the basis of their location, meristematic tissue are of three type. Location के आधार पे जहाँ जहाँ पे उनका डिवीजन होता है, ग्रो करते हैं, meristematic tissue of two types के होते हैं. पहले हमने पढ़ा कि plant tissue are of two types. That is, first is meristematic tissue and next is permanent tissue. Then we have learned about the plant tissue and animal tissue. Now we are going to learn about the meristematic tissue. That on the basis of their location, the meristematic tissue are of three types. These are the apical meristem. Apical means ऊपर वाला portion. Plants grow apically. ऊपर से growth होता है उनका. So the apical meristem. Next is intercalary, जो बीच में पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं intercalary. And next is lateral. अब जो laterally grow करते हैं, see these lateral internodes, तो जो laterally grow करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? Lateral meristem. Let's learn one by one about these three type of the meristematic tissue. First about the apical meristematic tissue. सबसे पहला growth ऊपर की ओर होता है, तो ऊपर वाला ही पढ़ते हैं हम. It is present at the growing tip of stem and root. I have shown you in the figure कि ऊपर पाए जाते हैं, growing stem. अब growth plant में कहाँ होता है? ऊपर की ओर भी होता है और नीचे roots में भी होता है. तो root के टिप पे और stem के टिप पे दोनों ही जगह पाए जाते हैं. It is present at the growing tip of the stem and roots. केवल stem पे नहीं, roots पे भी. They are responsible for increase in the length of plant organs. They are responsible. ये plant के increase length में, लंबाई में बड़े होने के लिए responsible होते हैं, क्योंकि दोनों ही growing edge पे ये पाए जाते हैं, root पे भी और shoot पे भी. Next is intercalary meristem, जो बीच में पाए जाते हैं. It is the part of apical meristem which is left behind during growth period. ये apical meristem के ही part होते हैं जो कि growth के बाद में बच जाते हैं, तो वो बीच में जो intercalary space होता है उसमें growth के लिए responsible होते हैं. They are short-lived and convert into permanent tissue. ये बहुत कम दिन के लिए पाए जाते हैं, ठीक है. तो ग्रोथ के बाद जब इनमें डिवीजन खत्म हो जाता है जल्द ही, तो ये परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं. मतलब अब इसमें डिवीजन नहीं होता. आपने देखा होगा सेल का बार्क, ऐसे प्लांट का बार्क देखा है, जो मोटी सी ब्राउन सी स्ट्रक्चर होती है. समटाइम दे आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स, दैट इज परमानेंट टिश्यू. दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ और इंटरनोड. ये बेस, पत्ती के बेस पे या इंटरनोड पे, जहाँ से जड़ स्टेम से एक और शाखा निकलती है, उस इंटरनोड पे भी पाए जाते हैं. Intercalary meristem may be present either at the nodes as in grasses, bamboo and mint or the base of pinus leaf. Intercalary meristem पाए जाते हैं या तो grasses के नोड, मतलब जहाँ से एक घास में से दूसरी शाखा निकलती है, बैम्बू में बांस का पेड़, mint means पुदीना, और on the base of pinus leaf, और pinus के leaves के base पे भी पाए जाते हैं. They are responsible for the growth in length of plant organ. ये plant की length के लिए responsible होते हैं. Next is lateral meristem. It lies on the lateral side. ये laterally पाए जाते हैं, side में पाए जाते हैं, of stem and root or occurs along the side of longitudinal axis. और longitudinal axis में plant की growth के लिए responsible होते हैं. It help in increasing the diameter. जो plant की diameter या चौड़ाई है, उसके लिए lateral meristem responsible होते हैं.
hence help in secondary growth. इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ हम आगे पढ़ेंगे कि फिर बाद में सेकेंडरी ग्रोथ होता है प्लांट्स में, क्या होता है, विल लर्न अब इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है उसके लिए भी लेटरल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो वी हैव लर्न अबाउट द 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एपिकल जो ऊपर पाया जाता है ग्रोथ के लिए, स्टेम के टिप पे भी और जड़ के टिप पे भी, रूट के भी पाए जाते हैं और स्टेम में भी पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ ग्रोथ होता है. हमारे में ऐसा तो नहीं होता कि पैर नीचे की ओर ग्रो कर जाता है केवल, ठीक है. नेक्स्ट इज इंटरकैलरी जो बीच में पाए जाते हैं. नोड्स के लिए जो प्लांट के मेन स्टेम से साइड में जड़ें निकलती हैं. और लास्ट में लेटरल मेरिस्टम जो कि उनकी वृत्त की चौड़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो दिस लेक्चर इज कंप्लीटेड. इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा. नेक्स्ट परमानेंट पढ़ेंगे बिकॉज इट्स अ न्यू चैप्टर. तो मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ा रही हूँ जिससे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए. देन विल स्टार्ट फ्रॉम द in the next lecture we start the permanent tissue of the plant tissue. permanent tissue पढ़ेंगे. तब तक के लिए keep learning, happy learning and thank you.